नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में मनु के के अनुसार परराष्ट्र नीति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्षों को महत्व के साथ चित्रित किया है। तो पहले चर्चा करेंगे परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, षड्गुणीय नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया है। पहला, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने विजिगीषु अर्थात विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक राजा को राज्य मंडल का केंद्रस्थ माना है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही किए गए हैं। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हैं उन्हें मनु ने शत्रु राज्य माना है। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है, यानी जो समीपवर्ती राज्य है उसको शत्रु माना है, और शत्रु राज्य के साथ जो सीमा मिलती है उसको मनु ने विजिगीषु का मित्र माना है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं उसको मध्यम का नाम प्रदान करते हैं। इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजिगीषु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि का अर्थ तो शत्रु राज्य माना गया। इसके पश्चात मित्र, अरिमित्र, अरिमित्र मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग का पीछे का राज्य सीमावर्ती राज्य पारशीग्रह, इसके पश्चात आक्रांद, फिर पारशीग्रहसार, आक्रांदसार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रांदसार मित्र प्रकृति के और पारशीग्रह व पारशीग्रहसार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम व उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के, एक मध्यम, एक उदासीन, एक स्वयं विजिगीषु, कुल मिलाकर 12 सदस्य कहे गए हैं। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियाँ बताई गई हैं: अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ एवं दंड। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात रखे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय यह विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिपादित नीति की अन्य राज्यों पर संभावित प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यवहारिक व उपयोगी बना सकता है। किसी विशिष्ट पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति व दृष्टिकोण के आकलन के लिए भी मंडल सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। तब राजा को यह सुझाव दिया गया है
कि वह संबंधित राज्य के शासक के मंतव्यों मात्र के आधार पर उसकी नीति या दृष्टिकोण का आकलन न करे, अपितु उस राज्य की स्थिति, शक्ति या दृष्टिकोण को निर्धारित या प्रभावित करने वाले समस्त पक्षों पर ध्यान दे। अब 60 गुण नीति यानी 6 गुणों वाली नीति। इसमें है संधि, विग्रह, यान, आसन, दैर्घ्य और संश्रय। तो पहले हम चर्चा करेंगे संधि की। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि के 2 प्रकार माने हैं, समान कर्म संधि एवं असमान कर्म संधि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा, विग्रह। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकारों का विवेचन किया गया है। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो यह विग्रह का प्रथम भेद है। दूसरी, राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह का द्वितीय भेद कहलाता है। मनु राजा को यह परामर्श देते हैं कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राज्य की सभी प्रकृतियां अपने अनुकूल हों। तीसरा, यान। विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहलाता है। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान का नाम दिया है। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो व शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थितियों में हो। तीसरा, आसन। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। मनु द्वारा आसन के 2 प्रकारों का वर्णन किया है। सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के मत में द्वितीय आसन है। मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना है कि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है। वह उस समय में स्वयं पुनः अपने बल को संगठित भी कर सकता है। अब दैर्घ्य भाव। इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ने लिखा है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो यह नीति दैर्घ्य भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन करना प्रथम दैर्घ्य एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय दैर्घ्य कहलाता है। दैर्घ्य भाव की व्याख्या कौटिल्य ने मनु से भिन्न रूप में की है। कौटिल्य के अनुसार दैर्घ्य भाव एक दोहरी नीति है। कौटिल्य के मत में किसी राजा द्वारा संधि या विग्रह को एक साथ काम में लेना दैर्घ्य भाव है। दैर्घ्य भाव के प्रयोग के संदर्भ में मनु का शासक को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करे और बाकी सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। अगला, संश्रय। आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संश्रय कहा गया है। मनु का मत है कि दैर्घ्य भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ न हो सके तो
संशय का सहारा लेना चाहिए और किसी बलवान राजा का सहारा लेना चाहिए, उसके शरण में जाना चाहिए। अब उपाय, दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करते हैं। मनु स्मृति में 4 उपाय साम, दाम, भेद एवं दंड माने हैं। मनु के अनुसार विजिगीषु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपायों साम, दाम, दंड, भेद से व्यवहार करना चाहिए। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन या विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दान, प्रतिपक्षी को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय दान कहलाता है। दंड से अभिप्राय है कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य कर दिया जाए। भेद, शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के उद्देश्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियों, उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने को भेद का नाम दिया गया है। तो ये था मनु के अनुसार परराष्ट्र नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। धन्यवाद।